अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज इमरान खान साहब की किस किस से मुलाकात होगी उस हवाले से कुछ तफसीलात हैं। 28वीं आईनी तरमीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है। अंदर क्या कुछ चल रहा है वो आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के एक इंपॉर्टेंट हल्के में इलेक्शन होने जा रहा है, उसकी तफसीलात भी आपके साथ शेयर करेंगे। चाइनीज असला पाकिस्तान ने कैसे इस्तेमाल किया, दुनिया उसके ऊपर क्या कह रही है, बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ मजीद खबरें कोशिश होगी कि आज के इस व्लॉग में उन पर भी गुफ्तगू की जाए। सबसे पहले ये सामने आप देख सकते हैं, इमरान खान साहब के बेटे कासिम खान ने ट्वीट की है और बुनियादी तौर पे उन्होंने मजम्मत की है कि अडयाला जेल के बाहर जैसे उनकी फुफियों के साथ सलूक किया गया, उनकी आंटीज के साथ जो सलूक किया गया, उसकी उन्होंने मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि यह फैशिस्ट रवैया है और काफी ज्यादा सख्त अल्फाज में उन्होंने मजम्मत की है। अडयाला जेल के बाहर जो कुछ भी हुआ, आपने देखा कि बहुत सारे लोगों की जानिब से उसकी मजम्मत की गई। बल्कि मैं देख रहा था सीनियर सहाफी मुजीबुर रहमान शामी साहब ने भी बड़े सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि जैसा सलूक किया गया अलीमा खान साहिबा के साथ, उज़मा खान साहिबा के साथ, नौरीन खान साहिबा के साथ, वो इंतहाई नामुनासिब है। अब जो सलूक किया गया उसका शायद ही कोई दिफा कर सके। अब ये जो खान साहब से मुलाकात ना करवाने की पॉलिसी है, उसका अगर आप देखें, वो लोग जो इमरान खान साहब के नाकिद हैं, वो लोग जो हुकूमत को डिफेंड करते हैं, उनके लिए भी ये कहना बड़ा मुश्किल होता है नहीं जी मुलाकात ना करवाई जाए। तो ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई भी दिफा नहीं कर सकता। और ऊपर से फिर जिस किस्म का सलूक किया गया, उसके बाद तो हर तरफ से हुकूमत के ऊपर तनकीद हो रही है। और मैंने जब ये विजुअल सामने आए थे उसी वक्त आपके साथ ये चीज शेयर कर दी थी कि इसको हजम करना इतना आसान नहीं होगा। ये पाकिस्तान की जो रीसेंट पॉलिटिक्स है, ये उसके अंदर एक मुनफरिद वाकया। बहुत सारे लोग फरियाल तालपुर साहिबा का जिक्र कर रहे हैं, मरियम बीबी का जिक्र कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजों का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप जितना मर्जी जो है वो उसको जोड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन जो सलूक इमरान खान साहब की बहनों के साथ हुआ और जिस तरह का वो तासुर कायम हुआ, वैसी बात हमने माजी करीब में कहीं नहीं देखी। फरियाल तालपुर साहिबा के ऊपर भी मुकदमात थे, मरियम बीबी के ऊपर भी मुख्तलिफ किस्म के मुकदमात चल रहे थे, उनको रिलीफ भी मिलता रहा। कहीं पे उनके साथ हो सकता है कि नामुनासिब रवैया भी अपनाया गया हो, लेकिन ये चीज एक कंप्लीटली डिफरेंट चीज थी जिस तरीके से रात को वहां पे एक्शन किया गया। और यही वजह है कि अब हर तरफ से इसकी मजम्मत भी की जा रही है। और अब देखते हैं कि ये मामला फिर आगे किस तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्यादत इस हवाले से काफी सख्त मौकिफ अपनाए हुए है। हुकूमत के ऊपर काफी ज्यादा तनकीद हो रही है, एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज सोहेल अफरीदी साहब ने उमर अयूब साहब के हल्के में जाके एक जलसे से खिताब भी किया, बड़ी सख्त बातें वहां पे उन्होंने कही। जुनैद अकबर साहब ने भी बड़ी सख्त तकरीर की और बुनियादी तौर पे यही कहा कि जिस किस्म का रवैया हुकूमत ने इस वक्त अपनाया हुआ है वो कतन काबिल कबूल नहीं है और इसकी वजह से चीजें उस तरफ जाएंगी जहां पे मुल्क का सियासी माहौल मजीद खराब होगा। उस जलसे के अंदर कुछ और बातें भी हुई, लेकिन मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर कुछ तस्वीर वगैरह शेयर की जा रही थी और बताया जा रहा था कि उस जलसे में तमाम लीडरान की तस्वीर लगाई गई, लेकिन इमरान खान साहब की तस्वीर नहीं लगाई गई। अब हो रहा यह था कि जो तस्वीर है उसको थोड़ा सा काट के शेयर किया जा रहा है या क्लोजअप वीडियो शेयर की जा रही है। अगर आप उस पूरे स्टेज को देखें तो सबसे पहली तस्वीर ही इमरान खान साहब की थी और सबसे बड़ी इस साइड पे जो तस्वीर थी वो खान साहब की थी और बाकी फिर दीगर क्यादत की तस्वीर भी वहां पे थी। सोहेल खान अफरीदी साहब ने कहा कि जनाब अगर इस हल्के के अंदर किसी ने धांधली करने की कोशिश की या इंतजामिया ने उनका साथ देने की कोशिश की, तो भाई फिर वो अगर रात को ऐसा करेंगे तो वो सुबह का सूरज नहीं देख सकेंगे, अगर वो सूरज में ऐसा करेंगे तो फिर वो रात का अंधेरा नहीं देख सकेंगे। अब आई डोंट नो, वो बुनियादी तौर पे यही कह रहे होंगे कि उनका वहां से तबादला वगैरह कर दिया जाएगा या उनको बोतल वगैरह कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी ये रवैया उनका मुनासिब नहीं है। और अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कुछ इस तरह की इतलात आ रही है कि हो सकता है कि वो अफरीदी साहब के इस बयान के ऊपर नोटिस ले लें। एनीवे, उस हल्के के अंदर उमर अयूब साहब की पोजीशन, उनकी जो एहलिया उनके सीट के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, उनकी पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। और कल भी जलसे में उमर अयूब साहब मौजूद थे, वहां पे जिधर इलेक्शन कैंपेन चलती रही उमर अयूब साहब सामने रहे। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि उमर अयूब साहब को 9 मई के मुकदमे के अंदर सजा हुई हुई है, दहशतगर्दी का मुकदमा उन पे चलाया गया, उनको सजा हो गई। और उसके बाद भी आप देख लें कि वो जिधर भी जा रहे हैं अवाम भी उनको वेलकम कर रही है। और इसकी वजह से देखें ना, अगर ये सारे केस के अंदर बड़ी जान होती और अवाम की नजर में ये केस ऐसा होता जिसकी वजह से उनका वोट जो है कम हो सकता है, या अगर अवाम ये समझती कि ये जेन्युइन किस्म का केस है तो उमर अयूब साहब तो कहीं पे आपको नजर ही ना आते।
वो बिल्कुल साइड पे हो जाते हैं कि भाई मेरी वजह से तो इनके वोट टूट जाएंगे, लेकिन वो हर जगह पे आपको नजर आ रहे हैं। कल भी वो आपको स्टेज पे नजर आ रहे थे, और उसकी वजह वही है कि जिस तरह ये मुकदमात बनाए गए कि वो तो फैसलाबाद में थे ही नहीं और उनको उस मुकदमे के अंदर सजा सुना दी गई, और अब इतने ज्यादा इस किस्म के मुकदमात हैं कि वो अपनी अफादियत खो बैठे हैं इन टर्म्स ऑफ जो अवाम की परसेप्शन है। माजी में बहुत सारे लोगों के ऊपर करप्शन के इल्जामात लगे जिसकी वजह से उनकी सियासत मुतासिर हुई, लेकिन तहरीक इंसाफ के ऊपर जिस तरह के इल्जामात लगाए गए, गद्दारी से लेके एक चीज दूसरी चीज बहुत सारी चीजें, लेकिन अब वो उस तरह बयानिया नहीं बन सक रहा, और उसकी बुनियादी वजह वही है कि जो इस वक्त मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने जिस किस्म के केसेस बनाए, उमर अयूब पे आप देख लें किस तरह का केस है, उसके बाद भी केसेस बनते रहे मुख्तलिफ मौकों के ऊपर, कभी किसी पे दहशतगर्दी का केस बन गया, कभी किसी के ऊपर कोई और केस बन गया। हालत आप देखें कि जो बैरिस्टर गौर हैं उनके ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात हैं। बैरिस्टर गौर वो हैं जो पहले जिनका जुडिशल कमीशन के अंदर वो बैठते थे, और जो इवन अदलिया आला अदलिया में जज आते हैं उसमें भी उनका किरदार था, लेकिन उनके ऊपर भी दहशतगर्दी के मुकदमात। तो अब इस किस्म के मुकदमात, इस किस्म की सजाएं अवाम की नजर में किसी का भी इज्जत, किसी का एहतराम या किसी का सियासी कद कम नहीं करते, बल्कि उल्टा वो आवाम की नजर में मोतबर हो जाता है। जिन मुकदमात में उमर अयूब साहब को सजा हुई, वहां पे अगर कोई बरी हुआ तो वो बाद में अपनी सफाइयां देता फिर रहा था कि भाई मैं इस वजह से बरी हुआ। तो हालत ये है कि जिसको सजा होती है वो आवाम की नजर में मोतबर हो जाता है, और जिसको अदालत बरी करती है उसको सफाइयां देनी पड़ती हैं। एनीवे, ये हल्का बड़ा इंपॉर्टेंट है। उमर अयूब साहब की एहलिया जो है वो यहां से इलेक्शन लड़ रही हैं। कल उन्होंने एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, शहनाज उमर अयूब साहिबा, और उनका जो इंतखाबी निशान है वो केतली है, हल्का NA 18। और यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि उमर अयूब साहब की जो पोजीशन है, उनकी एहलिया की जो पोजीशन है वो बड़ी मुस्तहकम है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी लीड से ये सीट जीत जाएगी। इसी जलसे में सोहेल आफरीदी साहब ने जो बातें की उससे वाज़े तौर पे लगता है कि वो किसी बड़े एहतजाज के बारे में बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब आइन को नहीं माना जा रहा, कानून को नहीं माना जा रहा, खान साहब के साथ जो हो रहा है तो फिर भाई एहतजाज तो होगा, और एहतजाज बड़े पैमाने के ऊपर होगा। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि हुकूमत को भी ये खदशा है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद जो हम माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर इमरान खान साहब की मुलाकात हो जाती है और खान साहब को एहतजाज की कॉल वगैरह दे देते हैं तो फिर बड़ा मसला बन जाएगा। और वैसे भी 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से जो कुछ वो कहेंगे उससे जो है वो उल्टा हुकूमत को सियासी तौर पे नुकसान होगा, तो शायद वो इमरान खान साहब की मुलाकात को रोकने की कोशिश करें। और अब तक तो सूरत हाल यही है कि खान साहब को नहीं मिलने दिया जा रहा, लेकिन आज खान साहब से मुलाकात के लिए लिस्ट सामने आ गई, और आज की जो लिस्ट है ये तो पूरी 2020 की टीम है, ये बड़ी खतरनाक लिस्ट है। इसमें पहला नाम है सोहेल आफरीदी का, दूसरा नाम है मीना खान आफरीदी का, तीसरा नाम है शाहिद खटक का, फिर रियाज खान साहब भी हैं, खलीकुर रहमान साहब भी हैं, ताज मोहम्मद साहब भी हैं। तो क्या इन लोगों को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा? क्या आज सोहेल आफरीदी को इमरान खान साहब से मिलने दिया जाएगा? ये एक बड़ा क्वेश्चन है। अगर आज मुलाकात हो जाती है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस दिन सोहेल आफरीदी की इमरान खान साहब से मुलाकात होगी वो बहुत बड़ी खबर का दिन होगा। तो आप देखते हैं कि आज उनकी मुलाकात होती है या नहीं होती। अब मुलाकात हो या ना हो, चीजें जिस तरफ जा रही हैं, बहुत सारे इमरान खान साहब के पैगामात जो हैं वो सोहेल आफरीदी साहब को पहले ही पता है। और जब अली अमीन साहब की भी हुकूमत थी उस वक्त भी सोहेल आफरीदी साहब काबीना के अंदर थे। जब पहले एहतजाज वगैरह हुआ 26 नवंबर का, उसमें भी सोहेल आफरीदी साहब काबीना के अंदर थे। जब बुशरा बीबी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर थी, जो भी सूरत हाल हुई, इमरान खान साहब की क्या ख्वाहिश थी, वो पूरा इदराक रखते हैं सोहेल खान आफरीदी साहब। लेकिन इंपॉर्टेंट होगा, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात होती है तो मुझे ये लगता है कि हो सकता है कि खान साहब फिर उनको कोई एहतजाज के हवाले से कोई हदायत वगैरह दें, और शायद इसी वजह से हुकूमत की कोशिश है कि मुलाकात को जितना डिले किया जा सकता है वो डिले किया जाए। बाकी जो मैं बात पहले भी करता हूं और आजकल अक्सर व्लॉग्स के अंदर बार बार कर रहा हूं कि हुकूमत ने जो ताला लगाया हुआ है, जो कुंडी लगाई हुई है इमरान खान के सेल के ऊपर, वो अगर खुलेगी तो वो हुकूमत के अपने ताले के वजन से खुलेगी। जिस किस्म की ये कानून साजी कर रहे हैं, जिस तरह की ये सख्तियां कर रहे हैं, जिस किस्म का रवैया इन्होंने खान साहब की बहनों के साथ अपनाया, उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो इनके लिए सिंपैथी भी रखते हैं वो भी जनाब इनके ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है। तो ये जो ताले के ऊपर ताला लगाई जा रहे हैं उसका वजन इतना ज्यादा हो जाएगा कि फिर इनको सियासी तौर पे चीजों को संभालना आसान नहीं होगा, इनके लिए मुश्किल बन जाएगी। और अब ये 28वीं आईनी तरमीम की भी बात कर रहे हैं, और 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से वफाकी वुज़रा हुकूमत के अंदर बैठी हुई मौजूद शख्सियात ये बता रही हैं कि उसके ऊपर काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उसमें कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गिला शिकवा हो सकता है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस हवाले से तहफुजात हो सकते हैं। खबरें इस तरह की भी आ रही हैं
बताया ये जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को बता दिया गया है कि आपका ना कोई इफ चलेगा ना बट चलेगा, ये जो तरमीम आ रही है आपको मानना पड़ेगा। कुछ एमक्यूएम के दोस्त टीवी प्रोग्राम्स में भी इस तरह कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी वालों को मना लिया जाएगा। तासुर ये दिया जा रहा है कि जी उनको एक तरह से जो कहा जाएगा वो मान जाएंगे। पीपल्स पार्टी को मैंने आपको पहले भी बताया था कि और किसी मामले के ऊपर कोई ज्यादा गिला शिकवा नहीं होगा। एनएफसी में जो रकम की तकसीम है उसके ऊपर उनको गिला शिकवा हो सकता है। अच्छा, अब ये जो तासुर दिया जा रहा है और खबरें ये आ रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि आपने ये करना है, अदरवाइज जो है आप सिस्टम से फारिग। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा। इस तरह पीपल्स पार्टी को ये इस किस्म का जो है उनके साथ रवैया अपनाया जाएगा। ना ही पीपल्स पार्टी को इतनी रेजिस्टेंस कर रही है, ना ही पीपल्स पार्टी को इतनी जो है बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं इनकलाबी सियासत कर रही है। पर इन हालात के अंदर पीपल्स पार्टी को सिस्टम से आउट करना आसान नहीं है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ही ये लोग सिस्टम चला रहे हैं, ये सब इकट्ठे हैं। अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इकट्ठे ना हो तो ये सिस्टम एक दिन नहीं चल सकता। इसमें जरदारी साहब का भी उतना ही हिस्सा है जितना इसमें नवाज शरीफ साहब का हिस्सा है। तो जो ये कहा जा रहा है कि जी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह और बड़ा सख्त पैगाम दे दिया गया है कि उनको फारिग कर दिया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि इस वक्त निजाम में इतनी सख्त है कि वो पीपल्स पार्टी को फारिग कर सके। मैं रॉन्ग हूं, मेरा असेसमेंट गलत हो, मेरी कोई खबर नहीं है। मैं अपना तज्जिया दे रहा हूं जिस तरह के हालात हैं। और स्पेशली ये जो एपिसोड हुई है खान साहब की बहनों वाली, इसको अगर कोई लाइटली ले रहा है तो वो लेता रहे, लेकिन मेरी नजर में ये एक हमारी जो हालिया तारीख है ये उसका एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल इवेंट है जिसके दूर रस नताइज निकलेंगे। और ये मैं अपने 2-3 व्लॉग्स के अंदर बता चुका हूं। मैं आपको पहले ये भी बता चुका हूं कि मुझे नवंबर के अंदर जो है कोई एहतजाज होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब आधे से ज्यादा नवंबर गुजर चुका है और आपने देखा है कि एहतजाज नहीं हुआ। पर एनीवे ये जो वाकया है इसके दूर रस नताइज निकल सकते। कमिंग बैक टू पीपल्स पार्टी, मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी किसी चीज को रेजिस्ट करेगी। वो थोड़ा बहुत इधर उधर करके अपने मामला ठीक कर लेंगे। उनको भी पता है कि इसी सिस्टम के अंदर हमारी बका है और अगर हमने इक़्तिदार अगली नस्लों में मुंतकिल करना है तो वो इसी तरीके से होगा। और उनका जो किरदार रहा है हर किस्म की कानून साजी के अंदर, तो वो 28वीं आईनी तरमीम से उनको क्या गिला शिकवा हो सकता है। जो उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम में किया, जो 26वीं आईनी तरमीम में किया, जो बिलावल का उसमें किरदार है, जो जरदारी साहब का उसमें किरदार है, वो पूरी कौम के सामने पीका कवानीन जिस तरीके से ये लोग लेके आए हैं, जरदारी साहब ने कैसे उसके ऊपर साइन किया, बाकी जो कुछ भी हो रहा है मुल्क के अंदर उसमें पीपल्स पार्टी का हिस्सा नून लीग से ज्यादा है। लेट मी रिपीट दिस, इस वक्त मुल्क के अंदर अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, पीपल्स पार्टी का हिस्सा उसमें नून लीग से ज्यादा है। तो 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर मुझे पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलहदा होती हुई नजर नहीं आती और ना ही मुझे हुकूमत इस पोजीशन में लगती है कि 28वीं आईनी तरमीम के ऊपर वो पीपल्स पार्टी को तड़ियां लगाएगी। भाई ये आपस में जो है एक दूसरे को सहूलतकारी करते हैं, इनके मसाइल को इतने बड़े नहीं है इस वक्त, इनके मसाइल जो हैं वो बड़े महदूद हैं। और अगर मसले को मजीद महदूद कर दिया जाए तो मसला एक ही है और वो है इमरान खान साहब की सियासत। जब तक उसका काउंटर ये किसी तरीके से नहीं कर पाते, ये इसी तरह सिस्टम को लेके चलेंगे। और 28वीं आईनी तरमीम में मुझे नहीं लगता कि पीपल्स पार्टी को एक तरह से जिसे कहते हैं कि बुलडोज कर दिया जाएगा और उनको धमकियां दे दी जाएंगी, उनको सिस्टम से निकाल दिया जाएगा। फॉर सम रीजन मुझे वो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, अमेरिकी कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी गई है और उस रिपोर्ट में बताया गया है कि इंडिया के ऊपर जो पाकिस्तान ने जंग में कामयाबी हासिल की उसमें चाइनीज वेपन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार था। अब चाइनीज वेपन्स उस तरह तो जंगों में इस्तेमाल नहीं हुए। अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक के अंदर जो जंगें करता है वहां पे बुनियादी तौर पे जाके ये अपने जो वेपन्स हैं उनको टेस्ट करते हैं। कभी डेजी कटर, कभी मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, ये जो सारी चीजें ये वैसे नहीं होती, ये बुनियादी तौर पे उनको टेस्ट करते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं। कभी ईरान में, कभी लिबिया में, कभी जो है शाम में, कभी अफगानिस्तान के अंदर। ये जो वेस्टर्न हुकूमतें हैं ये अपने हथियार वहां पे जाके टेस्ट करते हैं। लेकिन किसी जंग के अंदर लोगों ने चाइनीज वेपन्स का इस्तेमाल नहीं देखा था। और जब इंडिया और पाकिस्तान की जंग हुई और उसमें पाकिस्तान ने चाइनीज जो जहाज भी इस्तेमाल किए, मिसाइल वगैरह भी इस्तेमाल किए, तो वो दुनिया ने पहली दफा देखा। और अब दुनिया ये कह रही है कि जनाब ये वेपन्स जिस तरीके से चले हैं और जिस तरीके से इन्होंने इंडिया को रगड़ा है तो अब उनको थोड़ी थोड़ी फिक्र है। लेकिन इसमें असल चीज ये है कि ये जो वेपन है ये इस्तेमाल कैसे किए गए हैं। इवन के एक इंडियन 3 स्टार जनरल साहब को मैं सुन रहा था, वो भारतीय मीडिया पर बैठ के कह रहे थे कि चाइनीज वेपन तो हैं लेकिन ये देखो कि इस्तेमाल कौन कर रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जंग होती है तो मैं चाइना को प्रेफर करूंगा क्योंकि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की एयरफोर्स जंग में तेज है, ये लोग लड़ने में तेज हैं। अगर चाइनीज के साथ हम लड़ते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सिर्फ चाइनीज हथियारों का इशू नहीं है, उसके साथ साथ ये जनाब इशू ट्रेनिंग का भी है, मोराल का भी है, फौज के ने की कारकर्दगी का भी है। तो वो बहुत सारे और इशू हैं।
लेकिन इस जंग के बाद चाइनीज असला दुनिया के सामने आया है और मेरे ख्याल में चाइना को पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जैसे पाकिस्तान ने इनके असले की एडवर्टाइजमेंट की है और जैसे राफेल से लेके और पता नहीं क्या क्या चीज पाकिस्तान ने वहां पे तबाह की है, तो चाइनीज का आजकल बड़ा बोलबाला हो रहा है उनके असले का दुनिया भर में। लेकिन अगर असल में किसी को क्रेडिट जाता है तो वो तो पाकिस्तान की अफवाज को जाता है और पाकिस्तान की एयरफोर्स को जाता है जिन्होंने ये असला इस्तेमाल किया। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि चाइनीज बहुत सारा असला अभी तक दुनिया में उस तरह इस्तेमाल नहीं हुआ। दुनिया बड़ी सस्पिशियस है, दुनिया डरती भी है, दुनिया खोज भी लगाने की कोशिश कर रही है। और पहली दफा जब चाइनीज असला इस्तेमाल हुआ, अपने से बहुत बड़े दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तानियों ने किया, और फिर वो जिस तरीके से इस्तेमाल हुआ उसकी वजह से अब दुनिया में वो जिसे कहते हैं ना, काफी शोर पड़ा हुआ है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।